हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानतु पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 7 का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 7। और यह जो क्वेश्चंस है ये संभावित प्रश्नों की एक लिस्ट है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5 कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस करते जा रहे हैं। और आपसे आग्रह है कि आप लोग जो भी इसके पहले का सेट या जो प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो क्या करेंगे, वो वापस हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला जितने भी संभावित प्रश्नों की क्वेश्चन की लिस्ट है वो क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं और अपने स्टडी में इसका क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो ठीक है, आइए बिना समय व्यतीत किए हुए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। तो कहां पे वर्षा हो रही है, बिहार में बारिश हो रही है और किस मौसम में हो रही है, शीतकालीन वर्षा हो रही है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है मानसूनी हवाओं से, लौटते मानसून से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से और बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से। तो हमारा ऑप्शन क्लियर है। और ये क्या बात बोल रहा है कि शीतकालीन वर्षा यानी कोल्ड सीजन में। तो क्या है, किसके कारण होगा, चलिए ऑप्शन फिर से एक बार देखते हैं कौन सा हो जाएगा आंसर इसका। तो ये हो जाएगा हमारा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। किससे, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। क्या बोल रहा है, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। तो सबसे पहले जानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ एक ऐसा तूफान है जो कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। कहां उत्पन्न होता है, भूमध्य सागर में। क्या नाम है, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है और उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। तो गैर मानसूनी मतलब ये मानसून सीजन का बारिश नहीं है, ये शीतकालीन वर्षा है। और भूमध्य सागर में क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है और उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी बारिश के लिए जिम्मेदार होता है। और क्या होता है कि सर्दियों में क्या होता है कि जब बारिश हो जाती है तो रात का तापमान न्यूनतम हो जाता है और दिन का तापमान अधिकतम रहता है। तो ये पूरा हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। महानदी और कावेरी नदियां किस दिशा में बहती है। चलिए क्या क्वेश्चन है, महानदी और कावेरी नदी, दो नदी के बारे में बात कर रहे हैं, महानदी और कावेरी नदी। उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि नदी, जो भारत में जितनी भी नदियां हैं, कुछ एक को छोड़ करके सारी नदियां, गंगा सहित अन्य नदियां, जितनी भी गंगा और उससे रिलेटेड नदियां हैं या जो भी नदी है, वो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बढ़ती है। तो कैसे बढ़ती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिर जाती है। ठीक है, तो इंडिया का मैप विजुअलाइज करिए और उसमें सोचिए कि पश्चिम दिशा से बहती है और पूर्व में जाकर के क्या करती है, गिर जाती है। और कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और जबकि एक नदी है जो नर्मदा नदी है, वो बंगाल की खाड़ी के बजाय कहां गिरती है, अरब सागर में जाकर के गिरती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी की बजाय कहां गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और इसके उल्टा बहने का, उल्टा मतलब कि सारी नदियां क्या हो रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही है, पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन की ओर क्या करती है, बहती है। और ये क्या कर रही है कि उल्टा डायरेक्शन में बह रहा है। इसका कारण होता है, भौगोलिक कारण है, जो कि रिफ्ट वैली है। क्या नाम है, रिफ्ट वैली है, जिसका ढलान क्या है, विपरीत दिशा में है। इसी कारण से क्या होता है, नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहती है। तो क्या करेंगे, पूर्व दिशा किस दिशा में बहती है, तो पूर्व दिशा की ओर बहती है। ठीक है, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्या, पूर्व दिशा की ओर बहती है। क्या, महानदी और कावेरी नदियां किस दिशा में बहती है, तो पूर्व दिशा की ओर बहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सह्याद्री भाग है, सह्याद्री भाग क्या मतलब, क्या बोल सकते हैं, सह्याद्री को क्या बोलते हैं, बताइए क्या है। सह्याद्री का दूसरा नाम भी क्या हो सकता है, सह्याद्री जो बोल रहे हैं, सह्याद्री बर्ड, उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, अरावली का, पूर्वी घाट का, हिमालय का दूसरा नाम है, या पश्चिमी घाट का। तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो सह्याद्री को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर डी हो गया। सह्याद्री को क्या बोलते हैं, पश्चिमी भाग भी बोलते हैं, सह्याद्री को क्या बोलते हैं, पश्चिमी भाग भी बोलते हैं। और सह्याद्री कहां से शुरू है, पश्चिमी घाट कहां से शुरू है, तो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है। कहां से, गुजरात
महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है और उसके बाद गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होता है। तो गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू हुआ और कन्याकुमारी में क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है। और कलसूबाई जो है महाराष्ट्र में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी है। कलसूबाई सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री या फिर पश्चिमी घाट कहां से शुरू होता है, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से, और ये क्या होता है, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल होते हुए कन्याकुमारी तक में समाप्त हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तीसरा क्वेश्चन, चौथा पे मूव करते हैं। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? क्या चीज है? साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष में मनाया जाता है? ठीक है, किस वर्ष, प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, सॉरी किस दिन मनाया जाता है, कौन से दिन को हम लोग साक्षरता दिवस मनाते हैं? तो सब डायरेक्ट, तो 8 सितंबर, ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या 8 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। और इसको मनाने का कार्य कौन किया था? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को ने 7 नवंबर 1965 से शुरुआत किया है। कब से शुरुआत किया है? 7 नवंबर 1965 को पहली बार विश्व साक्षरता दिवस मनाने का काम किया है। और उसके बाद से क्या करते हैं, 8 सितंबर नेक्स्ट ईयर यानी 1966 से हम लोग क्या करते हैं, 8 सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष क्या करते हैं, विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 8 सितंबर 1966 से मनाना शुरू करते हैं। पहली बार कब मनाया गया? तो 8 सितंबर 1966 को मनाया गया। ठीक है। 5वां नंबर, 5th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसको हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे लंबी नदी, नील नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या अमेजन? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नील नदी। कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो हमारी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और नील नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है या 4132 माइल, 4132 मील की लंबाई है। और यह नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो विक्टोरिया झील है वहां से निकलकर क्या करता है, सहारा मरुस्थल को पार करते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। कहां से? विक्टोरिया झील से निकलता है। नील नदी अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलेगा और उसके बाद सहारा मरुस्थल को पार करते हुए भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन हो गया नील नदी का। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर, माइल में बोलेंगे तो 4132 माइल। और ये साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया झील से निकल करके कहां तक पार करती है, सहारा मरुस्थल को पार करते हुए कहां गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद नील नदी के बाद कौन कौन सा आएगा, कौन रिवर है? नील नदी के बाद सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र या अमेजन? कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि इसके बाद सब जो है हायरार्की में कौन कौन सी नदी आएगी। ठीक है। चलिए 6 नंबर, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? यानी राज्यसभा द्वारा लोकसभा को, यानी लोकसभा क्या करेगा, राज्यसभा को धन विधेयक भेजेगा और ये अप्रूव करके या कुछ भी करके इसको क्या करना है, वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है। तो कितने दिन में लौटाना पड़ेगा? तो कितने दिन में लौटाना पड़ेगा? 1 महीना में लौटाएगा, 3 महीना में लौटाएगा, 14 दिन में लौटाएगा या 6 महीने में लौटाएगा? उतना समय तो नहीं देता है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 दिन में। अगर 14 दिन में धन विधेयक निर्धारित अवधि, 14 दिन का जो निर्धारित अवधि है उसके अंदर अगर धन विधेयक को राज्यसभा अगर नहीं, बिना कोई ऑब्जेक्शन का या कुछ करने के नहीं करता है, अपने पास रखे रह जाता है 14 दिन तक, तो उसके बाद लोकसभा क्या करता है, या यह विधेयक उसी प्रारूप में मतलब लोकसभा जैसा इसको भेजा उसी प्रारूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर 14 दिन की अवधि समाप्त हो गई तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसी रूप में पारित किया हुआ क्या किया जाता है, मान लिया जाता है। ठीक है। चलिए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 14 डेज, 14 दिन हो गया।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था 1856, 1835, 1855, 1862। कब बनाया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब बनाया गया था? तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी क्या किया था, इसको बिल को पास किया था। लॉर्ड डलहौजी बिल को पास किया गया था और 16 जुलाई 1856 को 16 जुलाई 1856 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया था, इसको पास किया गया था। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने का काम लॉर्ड कैनिंग का है। लॉर्ड कैनिंग इस अधिनियम को 1856 में कौन किया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 में क्या किया, इस बिल को बनाया गया था और 1856 में लॉर्ड कैनिंग क्या किया, पास कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सातवां का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया? तो 1856। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया गया है? ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सुदृढ़ केंद्र एक सेंटर में होगा और संघीय ढांचा होगा, और मतलब सेंटर में एक केंद्र शासित प्रदेश केंद्र होगा और उसके साथ साथ क्या होगे, स्टेट्स का निर्माण किया गया है। तो संघीय ढांचा का निर्माण किया गया, वो कहां से लिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद भाग 11 संविधान का अनुच्छेद कौन सा? भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में केंद्र और राज्य के बारे में क्या करता है? डिस्कशन करता है। कहां से कहां तक के बीच में? 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान एक परिसंघ संविधान है। कैसा संविधान है? एक परिसंघ संविधान है, जिसके अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए क्या किया गया है? अलग अलग व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि संघ को कुछ शक्ति दिया गया है, कुछ पावर संघ के पास है, कुछ पावर केंद्र के पास है, और दोनों में सामंजस्य बनाने का काम किया गया है ताकि दोनों के बीच में टकराव नहीं हो। तो भाग किसमें? भाग 11 और अनुच्छेद कौन सा? 245 से लेकर के 255 तक में। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है? अब आते हैं, बात जो होता है ये कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, या न्यूजीलैंड से लिया गया है? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। चलिए, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? समझिएगा बात कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के साथ ही साथ में क्या था? संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था। और यह बोलता है कि किसके शासन काल में निकाल दिया गया था। तो सबसे पहले समझिए कि फंडामेंटल राइट्स में संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था, लेकिन जो 44वां संशोधन था, 44 अमेंडमेंट्स जो था, 44वां संशोधन था, उसमें क्या किया गया? इसको वापस निकाल दिया गया कि संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि और ये इंप्लीमेंट 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में, 1978 में ये संशोधन किया गया, 1978 में। तो आप समझिए कि उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। 1978 में प्रधानमंत्री थे। तो उन्हीं के शासनकाल में मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया? हटा दिया गया। रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों अधिक लचीला होता है? रबड़ और स्टील से अधिक लचीला होता है, क्यों होता है? क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। चलिए, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिटेल में इसका क्या कर सकते हैं? स्टडी करके आ सकते हैं। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? आयन मंडल को, क्षोभ मंडल को, बाह्य मंडल को, या ओजोन मंडल को? किसको ज्यादा हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल के समीप क्या करता है? अधिक ओजोन मंडल के समीप उड़ान भरता है, और इसमें क्या जलता है? एक्सोटिक फ्यूल जलता है। एक्सोटिक फ्यूल जलने से क्या होता है? नाइट्रोजन का इमिशन होता है, नाइट्रोजन निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, जो ओजोन मंडल को
नुकसान पहुंचाता है। क्या मिलता है? एक्जोटिक फ्यूल जलाते हैं जिससे क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है जो कि क्या करता है? ओजोन मंडल को नुकसान पहुंचाता है। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र का मतलब समझते हैं कि अधिकेंद्र किसको बोल रहे हैं। यहां अधिकेंद्र पृथ्वी के सतह के नीचे जहां भूकंप का केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। जो सेंटर होता है, जहां भूकंप का सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। और पृथ्वी के ऊपर का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। समझे? पहले क्या हो गया? हाइपोसेंटर से क्या हुआ? अर्थक्वेक शुरू होता है और सबसे पहले पॉइंट पे जो पहुंचता है, उसकी तरंगे जो पहुंचती है, अर्थक्वेक का वेव जो पहुंचता है, उसको क्या कहते हैं? इपीसेंटर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। तो ये किससे संबंधित हो गया? भूकंप से संबंधित हो गया। तो दो पॉइंट समझे भूकंप के रिस्पेक्ट में। एक हाइपोसेंटर जहां की क्या हो रहा है? भूकंप का केंद्र स्थित होता है, और दूसरा सबसे पहले जहां तरंगे पहुंचती है उसको इपीसेंटर या अधिकेंद्र बोलते हैं। निम्नलिखित में किस देश के नए संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया गया? ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है? सेंट्रल विस्टा भी चर्चा में है। सबसे पहले बात क्या है? सेंट्रल विस्टा भी चर्चा में है, लेकिन यहां पे बात किया जाता है कि नए संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। चलिए अब इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल विस्टा क्या है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है इंडिया का नया संसद भवन बनके तैयार हो गया है, जिसका शिलान्यास मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो दिसंबर 2020 में रखे थे। कब रखे थे इसका शिलान्यास? 2020 में। और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इसका क्या किया? निर्माण किया है। और इसका आर्किटेक्ट किसने किया है? डिजाइन किसने दिया है इसका? बिमल पटेल ने इसको डिजाइन किया है। चलिए समझ में आया? बिहार में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? पंचायत समिति का गठन किस स्तर पे? प्रखंड के स्तर पे, प्रखंड स्तर पे किया जाता है। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर किया जाता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान 2.5 हो जाएगा। ठीक है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है? वर्ड क्या रहा है? बाबरी। तो बाबरनामा किसने लिखा है? बाबरनामा बाबर ने लिखा है, बाबर द्वारा रचित। उसको क्या बोलते हैं? बाबरनामा को तुजुक बाबरी भी बोलते हैं। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, तुजुक के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चलिए ये भूमिगत रह रहे थे। ठीक है, वो जयप्रकाश नारायण असहयोग आंदोलन से संबंधित थे। और ये महात्मा गांधी के साथ क्या किए थे? असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन, कौन से देश में द्विदलीय पद्धति है? कौन से देश में द्विदलीय पद्धति है? भारत, पाकिस्तान, चीन और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है जिसमें दो प्रमुख राजनीतिक दल क्या करते हैं? सरकार के अंदर राजनीति को प्रभावित करते हैं। दो पार्टी होती है और वो सरकार के निर्णयों को प्रभावित करती है। ये ब्रिटेन में है। चलिए भारत में कैसा कौन सी दलीय पद्धति प्रणाली है? कमेंट करके बताइए। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? 18 नंबर क्वेश्चन, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में, या कभी नहीं बदलता है, स्थिर रहता है। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं, जो वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। सबसे निचला हिस्सा कहां है? वायुमंडल का ट्रोपोस्फीयर में, यानी क्षोभ मंडल में। इसी में क्या होता है? मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती है वो कहां होता है? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में। और आर्द्रता, जल, धूलकण, वायु, धुंध एवं सभी मौसमी घटनाओं से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी होगा वो क्षोभ मंडल में ही होगा। यह पृथ्वी का वायु का सबसे घना, सबसे डेंस, सबसे घना भाग होता है। और क्षोभ मंडल क्या होगा? गर्मी में क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। और सर्दियों में यह ग्रह के चारों ओर क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ना है तो गर्मी में क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। और सर्दी में क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। ठीक है, ग्रह के चारों ओर क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वारकरी समाज सुधार आंदोलन कहां से आरंभ हुआ था?
क्या है? वारकरी समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार की बात हो रही है तो समाज में फैली हुई क्या होगी? कुरीतियों को क्या करना है? दूर करने से ही रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या किया गया था कि नैतिक व्यवहार, जो भी नैतिक व्यवहार है उसको क्या करना है? सुधार करना है। जैसे शराब और तंबाकू का परहेज करना है और सात्विक आहार को अपनाना है, यानी शाकाहारी भोजन करना है। और इसका शुरुआत कहां से हुआ है? महाराष्ट्र से। तो 20 का क्या हो गया? 20 का बी नंबर आंसर हो जाएगा कि वारकरी समाज का आंदोलन कहां से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, कौन थे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति? जरा बड़ा टफ नाम है, ड्वाइट आइजन हॉवर। यही करेक्ट आंसर होगा। क्या है? ड्वाइट आइजन हॉवर। और ये आए क्यों थे? क्योंकि इनको संबंध सुधारना था। दोनों देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में संबंध सुधारना था। ठीक है, चलिए। रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? दो घाटियां हैं, दो घाटियों का नाम है और उसमें क्या बोल रहा है? रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ेगा? भगीरथी एवं अलकनंदा, काली एवं धौली, कुल्लू एवं स्पीति, झेलम एवं रावी। कौन से दो दर्रे हैं जिसको क्या कर रहा है? सॉरी, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? दो घाटियां हैं जिसको क्या कर रहा है? रोहतांग दर्रा जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल्लू एंड स्पीति। यह क्या है? हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से 51 किलोमीटर दूर रोहतांग दर्रा है। कहां से? मनाली से 51 किलोमीटर दूर है। और कुल्लू मनाली का जो नाम सुने हैं वहीं क्या बोल रहा है? वहीं पे क्या है? रोहतांग दर्रा। और मनाली से कितना किलोमीटर दूर? 51 किलोमीटर दूर रोहतांग दर्रा है। ठीक है, जो कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है और हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाली मनाली लेह राजमार्ग इसी दर्रे से होकर के गुजरती है। मनाली लेह राजमार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो रोहतांग दर्रा से। कौन सी राजमार्ग? कौन सा राजमार्ग? मनाली लेह राजमार्ग। ठीक है, 51 किलोमीटर दूर है मनाली से। और क्या है? कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट क्या है इसमें याद रखने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुगनू क्या है? चलिए, जुगनू क्या है? तो जुगनू क्या होगा? कीट हो जाएगा। जुगनू ना पक्षी है, ना स्तनधारी है, ना पौधा है। जुगनू क्या है? कीट है। जुगनू कीट है। और जुगनू का चमक फास्फोरस से नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि उसका फास्फोरस है जो चमक रहा है, लेकिन नहीं। ल्यूसीफेरस नाम का प्रोटीन है। ल्यूसीफेरस नाम का प्रोटीन है जो जुगनू के चमकने में क्या करता है? सहायता करता है। उसके पीछे जो लाइट जैसा जलता रहता है वो किसके कारण जलता है? वो ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन है जिसके कारण क्या होता है? उसमें लाइट जैसा दिखता है हम लोगों को। ठीक है, आम्र वर्षा क्या है? 24 नंबर। आम्र वर्षा क्या है? आमों की बौछार होगी। बिहार पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, बिहार में जून में होने वाली वर्षा, या फिर बिहार में जुलाई अगस्त में होने वाली वर्षा। तो आपको करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। और आम्र वर्षा क्यों नाम पड़ा इसका? बताइए, आम्र वर्षा क्यों पड़ा? क्योंकि इसको मैंगो सावर या आम्र वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि ये आमों को पकने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, और ये कब होता है? मार्च और अप्रैल के मौसम में होने वाली बारिश को हम लोग क्या बोल रहे हैं? आम्र वर्षा। ठीक है, हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या है? चलिए, हीरा क्यों चमकता है? हीरे के चमकने का प्रमुख कारण होता है इंटरनल आंतरिक रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? हीरा चमकता है। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट और क्या हो गया संभावित प्रश्नों के लिए आप क्या करिए? हमारे साथ बने रहिए। और फिर हम लोग क्या करेंगे? डेली एवरीडे वी विल डिलीवर न्यू क्वेश्चन। और जो संभावित क्वेश्चन की लिस्ट है वो हम लोग क्या करेंगे? डेली एक एक प्रैक्टिस सेट बना करके आपके तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।